From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. इंडिया इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट 90% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल, मतलब हर 10 में से ऑलमोस्ट 9 लीटर पेट्रोल आपका बाहर से आता है। आपकी एक्टिवा, आपकी गाड़ी, आपकी एसी बस, आपके घर का एलपीजी सिलेंडर और आपकी थाली में जो खाना है, ये सब डायरेक्टली डिपेंड करता है एक ब्लैक लिक्विड पे जो शिप्स में भर के इंडिया आता है। और अभी इवन एज आई स्पीक दुनिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद है और ये फिर से शुरू हो गया, फिर से बंद हो रहा है। हो ये रहा है कि यूएस और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, टैंकर्स रुक गए हैं, ऑयल प्राइसेस रोज ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो देखो, ये जियोपॉलिटिक्स की न्यूज़ नहीं है, ये एक्स्ट्रा प्राइस है आपके ढाबे की चाय का, आपकी एलपीजी सिलेंडर का और आपकी फ्लाइट की टिकट्स का। कैसे, मैं बताता हूँ। वेलकम बैक टू बिहाइंड द हेडलाइंस, जहां हम एक ट्रेंडिंग न्यूज़ की फुल स्टोरी डिकोड करते हैं ताकि आपको सिर्फ वो मिले जो ट्रूली मैटर करता है। और आज बिहाइंड द हेडलाइंस में हम समझेंगे इंडिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी के बारे में और क्यों ये सीधा आपके जेब से जुड़ा हुआ है। U.S. is warning shipping companies they could face penalties for paying tolls to Iran to safely pass through that critical waterway. Doing unbelievably well, well at a level that nobody's ever seen before. The entire country could be taken out in one night. इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, सिर्फ यूएस और चाइना हमसे आगे हैं। हम रफली 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल कंज्यूम करते हैं। इसका मतलब हर दिन 87 करोड़ लीटर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हर सिंगल डे, और इस कंजम्पशन का ऑलमोस्ट 90% बाहर से आता है। अब पैसों की बात करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट से पहले ब्रेंट क्रूड लगभग $65 पर बैरल के अराउंड था और तब इंडिया का एनुअल इंपोर्ट बिल रफली $137 बिलियन था। लेकिन 28 फरवरी को यूएस और इजराइल ने ईरान पे कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए, जिसके चलते ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इफेक्टिवली ब्लॉक कर दिया और तब से क्रूड प्राइसेस हैव इफेक्टिवली टच्ड द स्काई। मार्च 11 को इंडियन क्रूड बास्केट $113.57 पर बैरल क्रॉस कर गया। आजकल ये लगभग $95 पर बैरल है, लेकिन ये काफी फ्लक्चुएटिंग हो रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर प्राइसेस यही रहते हैं तो इंडिया का एनुअल ऑयल इंपोर्ट बिल रफली $180 बिलियन हो जाएगा। $137 बिलियन से सीधा $180 बिलियन। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट कि ये कितना बड़ा अमाउंट है, FY26 का हमारा पूरा डिफेंस बजट था 6.81 लाख करोड़ रुपीस, यानी रफली $80 बिलियन। थिंक अबाउट इट, मतलब हम अपनी पूरी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मिसाइल प्रोग्राम्स, डिफेंस रिसर्च और सोल्जर्स की सैलरी पे जितना खर्च करते हैं उसका 2 गुना से भी ज्यादा सिर्फ ऑयल इंपोर्ट पे खर्च करते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि इंडिया को ऑयल चाहिए, सवाल ये है कि ये ऑयल कहाँ से आता है और वो रूट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ डू दिस, मैप खोल के देखिए। ईरान और ओमान के बीच एक नैरो सी पैसेज है और इसका सबसे छोटा हिस्सा सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी चोक पॉइंट है। अब नॉर्मल कंडीशंस में वर्ल्ड की 20% ऑयल सप्लाई और 20% LNG सप्लाई इस रास्ते से गुजरती है। सऊदी अरेबिया, इराक, UAE, कुवैत, कतर, ईरान, सब कंट्रीज का क्रूड इसी रूट से आता है। इंडिया की ऑलमोस्ट 53% क्रूड ऑयल सप्लाई हॉर्मुज से होके आती थी, यानी रफली 2.8 मिलियन बैरल्स पर डे, आधी से भी ज्यादा। लेकिन फिर हुआ ये कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने 21 कंफर्म्ड अटैक्स किए मर्चेंट शिप्स पे और सी माइंस बिछाई गई। इसके बाद मेजर शिपिंग फर्म्स यानी मर्स्क, MSC, फ्रंटलाइन ने हॉर्मुज के ऑपरेशंस ऑलमोस्ट सस्पेंड कर दिए। पहले जहां रोजाना हंड्रेड्स ऑफ शिप्स गुजरती थी, अप्रैल 28 को सिर्फ 3 शिप्स क्रॉस कर पाई। इराक से आने वाली 1 मिलियन बैरल्स पर डे की सप्लाई ऑलमोस्ट कंप्लीटली कट ऑफ हो गई। कुवैत से सप्लाई रोक दी गई। सऊदी अरेबिया और UAE ने रिड्यूस्ड वॉल्यूम्स भेजे। और यहाँ एक नंबर है जो सुन के आपको काफी शॉक लगेगा। इंडिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स यानी इमरजेंसी ऑयल स्टोरेज सिर्फ 9.5 दिन का कवर देते हैं, 9.5 डेज, और वो भी सिर्फ 64% भरे हुए हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिकमेंडेशन है 90 डेज और हम उसके 10% पे खड़े हैं। बट द गवर्नमेंट वाज क्विक टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस। रशिया से इंपोर्ट्स को 94% बढ़ा दिया गया है। हम US से, नॉर्वे से, ऑस्ट्रेलिया से, वेनेजुएला से, जहां से भी मिल सके क्रूड ले रहे हैं। लेकिन ये एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर अभी भी नहीं बदला। तो हाँ, ये एक नैरो सी पैसेज है जिसके एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ US नेवी खड़ी है। उस पर हमारी आधी ऑयल सप्लाई टिकी हुई है और बैकअप प्लान सिर्फ 9.5 डेज का। दिस इज व्हाट वल्नरेबिलिटी लुक्स लाइक। तो अब समझते हैं ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप। पहला इंपैक्ट LPG सिलेंडर।
अप्रैल 1 2026 सिर्फ एक दिन में गवर्नमेंट ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की प्राइस 195 रुपीज से 218 रुपीज तक बढ़ा दी। ये 4 महीने में 5वीं हाइक थी, क्योंकि सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जिस पे ग्लोबल एलपीजी प्राइसिंग डिपेंड करती है, मार्च से अप्रैल में 44% जंप कर गया। डोमेस्टिक सिलेंडर की प्राइस ऑलमोस्ट एक हफ्ते में 60 रुपीज तक बढ़ चुकी थी। लेकिन अब आप बोलोगे कमर्शियल एलपीजी के प्राइस से हमको क्या लेना देना। अगर आप ये सोच रहे हैं, देन रिमेंबर वही गैस आपके होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ढाबा, टी स्टॉल्स, फूड ट्रक्स सब लोग यूज करते हैं। तो इस हाइक से आपके रेस्टोरेंट का बिल भी बढ़ सकता है। दूसरा इम्पैक्ट है एयरप्लेन्स। फ्यूल हाइक से ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल की प्राइस 115% जंप हो गई है। दिल्ली में ATF क्रॉस 2.07 लाख पर किलोलीटर। इसका मतलब आप अगली फ्लाइट बुक करेंगे तो टिकट्स में डायरेक्ट असर आपको भी दिखेगा। इंडिगो, एयर इंडिया, आकाशा सबको अपने एयर फेयर्स बढ़ाने पड़े हैं, which could impact their share prices as well. The third impact is your food plate. ये सबसे सटल और सबसे डेंजरस है। हार्मोज से ना सिर्फ ऑयल नहीं गुजरता, फर्टिलाइजर भी पास होता है। अब गल्फ रीजन दुनिया का 30 to 35% यूरिया एक्सपोर्ट करता है और 30% ग्लोबल फर्टिलाइजर हार्मोज से होके जाता है। क्राइसिस के बाद यूरिया प्राइसेस ऑलमोस्ट 50% बढ़ चुके हैं। अब इसका मतलब ये कि इंडियन फार्मर का इनपुट कॉस्ट बढ़ता है, यानी फसल महंगी होती है, और इसका मतलब सब्जी, दाल, अनाज, आटा सब कुछ महंगा होता है, यानी आपके मंथली राशन का बिल बढ़ जाता है। और ये सब कुछ ट्रक्स पे चलता है और ट्रक्स डीजल पे चलते हैं। तो अगर डीजल महंगा है यानी डिलीवरी महंगी होगी, तो आपकी ऑनलाइन डिलीवरी, किराने स्टोर का स्टॉक, सब्जी मंडी का लोड, हर एक हिस्से में एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाता है। चौथा इम्पैक्ट रुपी। जब ऑयल इंपोर्ट बिल ऊपर जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी ऊपर जाता है, रुपी कमजोर होता है, और जब रुपी कमजोर होता है, हर इंपोर्टेड चीज यानी आपके मोबाइल, लैपटॉप, गोल्ड, कुकिंग ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स सब ऑटोमेटिकली महंगे हो जाते हैं। इनफैक्ट इकरा का कैलकुलेशन है कि अगर क्रूड $10 पर बैरल से भी बढ़ जाए तो इंडिया का इंपोर्ट बिल रफली 12 to 15 बिलियन डॉलर्स बढ़ जाता है, और करंट अकाउंट डेफिसिट GDP का 0.3% एक्स्ट्रा हो जाता है। तो अगली बार जब कोई हेडलाइन आए ना कि ईरान और US के बीच सीज फायर फेल हो चुकी है, समझिए कि ये सिर्फ US का प्रॉब्लम नहीं है, ये मुंबई में रेस्टोरेंट चलाने वाले का भी प्रॉब्लम है, ये लखनऊ में स्विगी डिलीवरी बॉय का भी प्रॉब्लम है, और ये चेन्नई में बैठे हुए उस मिडिल क्लास फैमिली की भी प्रॉब्लम है। बेसिकली ये आपकी भी प्रॉब्लम है। और क्या इसका कोई सोल्यूशन है? आइए देखते हैं। नाउ इफ यू लुक एट द फ्यूचर, इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरी जेन्युइनली इंप्रेसिव है। मार्च 31, 2026 तक इंडिया के पास 150.26 गीगावाट सोलर कैपेसिटी थी। इंडिया अब दुनिया का 3rd लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर है, चाइना और USA के बाद। ब्राजील और जर्मनी को हम ओवरटेक कर चुके हैं। जुलाई 2025 में इंडिया ने 51.5% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड रिन्यूएबल से मीट की है। ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है, लेकिन यहाँ पे एक क्रूशियल नुआंस है जो अक्सर मिस हो जाता है। यू सी, रिन्यूएबल एनर्जी मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, लेकिन इंडिया की ऑयल डिपेंडेंसी मेनली ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और पेट्रोकेमिकल्स के लिए है। आप सोलर प्लांट को ट्रक में नहीं डाल सकते। सिमिलरली आप विंड टर्बाइन से बोइंग नहीं उड़ा सकते। एक और बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग अक्सर नहीं जानते, हमारे लिथियम आयन बैटरी सेल्स ऑलमोस्ट 100% चाइना से इंपोर्ट होकर आते हैं। यानी अगर हम मिडिल ईस्ट ऑयल डिपेंडेंसी रिप्लेस कर भी दें तो हम चाइना बैटरी डिपेंडेंस में चले जाएंगे। अब जम्मू एंड कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम रिजर्व डिस्कवर हुए हैं, बट कमर्शियल एक्सट्रैक्शन अभी भी 8 से 10 साल दूर है। और डिमांड साइड पे इंडिया दुनिया की सबसे तेज बढ़ती मेजर इकोनॉमी है। मोर ग्रोथ मतलब मोर एनर्जी, और मोर एनर्जी करंटली मींस मोर ऑयल। तो हम जितना तेज रिन्यूएबल एनर्जी ऐड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट उतनी ही तेजी से टोटल एनर्जी डिमांड भी बढ़ रही है। तो देखो ये एक रेस है और हम जीत रहे हैं, बट वी आर विनिंग इट स्लोली। और फिर हार्मोज जैसा क्राइसिस जब भी आता है तो पता लगता है कि ये रेस कितनी लंबी है। तो ये सब समझने के बाद अगर आप आज की कॉन्वर्सेशन से सिर्फ 2 बातें याद रखना चाहें तो ये है कि इंडिया की ऑयल वल्नरेबिलिटी स्ट्रक्चरल है, टेम्पररी नहीं। जब तक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और एविएशन इलेक्ट्रीफाई नहीं होते, ये एक्सपोजर हमेशा रहेगा। और हार्मोज जैसा क्राइसिस आपके LPG बिल, आपके फूड प्राइसेस, आपके फ्लाइट टिकट्स में हमेशा दिखेगा। दूसरी बात, इंडिया की रिन्यूएबल प्रोग्रेस रियल है, बट वो ऑयल का डायरेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं है। तो अगली बार जब आप कोई हेडलाइन पढ़े, एनालाइज कीजिए कि इससे आपको कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में कोई टैंकर रुकता है तो इफेक्ट सिर्फ ओमान या UAE में नहीं होता, इफेक्ट मुंबई, दिल्ली या आपके किचन में भी होता है। और ये तब होता है व्हेन यू गो behind the headlines. Well, that's it for today's episode of Behind the Headlines. Hope you liked the video. We'll be back with another story that's shaping your world. Till then, stay sharp. ज्यादातर ट्रेडर्स ना एंट्री पे फोकस करते हैं, लेकिन रियल गेम एग्जिट और रिस्क कंट्रोल का होता है। अपलर्न के डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग बूट कैंप में अमित गोयल का डेडिकेटेड सेशन है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, और इसमें उनका RPD मॉडल भी कवर होगा जो आपको स्ट्रक्चर्ड वे में डिसीजंस लेना सिखाता है। साथ ही मिलेगा एक रेडी टू यूज रिस्क मैनेजमेंट डैशबोर्ड गूगल शीट्स में, जिसमें पोजीशन लॉग और PNL ट्रैकर ऑलरेडी सेट किया हुआ है। अब अगर ट्रेडिंग को सीरियसली लेना है तो ये बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए।